अस्सलाम वालेकुम। हारिस खान एच के लाइन्स 96। आज है नवंबर की 5 तारीख। हाज़िर हूँ आपके सामने। पहले तो थोड़ी माज़रत कि थोड़ा मसरूफ़ था, काफ़ी मसरूफ़ था कॉलेज के अंदर मिड टर्म्स वगैरह 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 और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक। तो खैर मैंने कहा कि इसी दौरान मैं थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने कहा था कि कोई ऐसा मज़मून जो लोगों ने टच किया है लेकिन ज़्यादा टच नहीं किया, उन्होंने ऊपर नीचे बातें करके छोड़ दी। तो मैंने कहा कि आज मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में अपने नाजरीन से बात की जाए इसके ऊपर। आज का जो मौजू जो है वो है पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कार्रवाई हुई थी मई 2025 में। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर वाइस मार्शल थे उन्होंने एक बड़े धड़ल्ले से एक बात बोली थी कि हमारा जो है, हमारी एक नई स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजी। हमने उसको इस्तेमाल किया। आज बैठ के उसको देखते हैं वो किस तरह काम करती है, क्या क्या उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ये इंशाल्लाह करेंगे। और उसके अलावा आखिर तक रहिएगा, बीच से आखिर तक रहिएगा। मैं आपको 2 ख़बरें और दूंगा जो अभी मुझे परसों मिली हैं। तो मैं कहा कि मैं आपसे उन बातों पर बात की जाए। तो खैर ये पाकिस्तान एयरफोर्स का जो है, ये इसको कहते हैं, ये इट इज़ अ स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी ये होती है कि सबसे पहले जो होता है उसकी तशरीह ये होती है कि सबसे पहले जो ना डॉक्ट्रिन बनता है। डॉक्ट्रिन में ये होता है कि वो पूरा इनकम्पस करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, अभी क्या है, पहले क्या थी, माजी में क्या थी, हाल ही में क्या है। और उसके बाद वो हाल ही से तकरीबन 10 साल आगे देखते हैं कि ये किस किस्म का आर्किटेक्चर बना जाए इस डॉक्ट्रिन के अंदर, जिसके जिसके तहत हमारा जो ये मंसूबा जो है, ये जिसको कहते हैं ना एवर इवॉल्विंग चलता रहेगा, एक जगह जाके रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा, अपने आप को पॉलिश और डिफ़ाइन करता रहेगा। नई थ्रेट आएगी उसके मुताबिक जो है हम इसको आगे लेके जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ये आजकल ये हर जगह करते हैं। इंटेलिजेंस इसके अंदर बहुत होती है और अब तो एआई भी आ गई है। एआई जो है वो काम करती है लेकिन वो इतना काम करती है जितना इंसान उसके अंदर कुव्वत देता है, वो खुद ही काम नहीं करना शुरू कर देते। तो ये इनका मेन मकसद जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स का वो है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजी जो है इसको एक्चुअली एमडीओ कहते हैं, मल्टी डोमेन एमडीएस, मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये अमेरिकनों ने भी अपने साथ एक की हुई है और अमेरिकनों ने इसकी जो थी, इन्होंने ये जब पहली गल्फ़ वॉर ख़त्म हुई थी 1991 में, ये स्ट्रैटेजी को लेके आए थे ये लोग अमेरिकन कि हम अब इस तरह काम करेंगे। उस वक्त जब 1991 में जब ये इराक़ के अंदर हुई थी तो अमेरिकन जो थे ना उन्होंने एक कोलेशन बनाई थी, बुश सीनियर ने कोलेशन बनाई थी जिसमें सब जो भी झमघटा था उसको लेके आके उन्होंने इराकियों को कुवैत से निकालना था। तो बाद में इन्होंने ख्याल किया कि हमेशा तो इसी तरह काम नहीं होगा ना, काम जो होगा वो मुख्तलिफ़ किस्म का होगा। उसमें हम अकेले भी हो सकते हैं, 2-3 साथ में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने कहा था कि ये जो मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजी जो है इसके अंदर वी विल बी द सोल सोर्स ऑफ फोर्स। उसमें यह होता है कि जब आप सोल सोर्स ऑफ फोर्स कर लेते हैं, आपकी डिपेंडेंसी जो होती है आप उसको मार्जिनलाइज कर देते हैं कि डिपेंडेंसी नहीं होगी, जो हमने करना है हमने खुद करना है। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो इस मोड़ के ऊपर आके ये चीज़ जो होगी ऑपरेशन रुक सकता है। तो ये अमेरिकनों ने इजाद, बाकियों ने भी की भी होगी, ये इन्होंने 1992 या 93 में उनकी एक स्टडी हुई थी, उसके अंदर इन्होंने एमडीएस जो था ना इन्होंने किया था। अब चलते हैं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का एमडीएस नहीं है, पाकिस्तान का जो ना वो एमडीओ है, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस है।
स्ट्रैटेजी नहीं है, ऑपरेशन है। पूरा ऑपरेशन जो है ना पाकिस्तान का, वो MDO है। अब मैं उसकी थोड़ी सी आपको बुलेट पॉइंट्स देके उसके अंदर थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये है क्या, किस तरह चलेगा, क्यों चलेगा, कहाँ चलेगा, और आखिर में मैं आपको तो ख़बरें दूंगा जो आप उससे बहुत मुतमईन होंगे, खुश होंगे। नाराबाजी नहीं कीजिएगा, खुश होंगे। तो सबसे पहले जो है उसके अंदर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर ना, वो कहते हैं इंटीग्रेशन अक्रॉस 5 डोमेन्स। डोमेन इंटीग्रेशन होनी चाहिए, इन डोमेन्स की होनी चाहिए। सबसे पहला जो है उसके अंदर एयर है, और वो एयर क्या है, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस जो है, वो सबसे पहला डोमेन है। चेंज हो गया। किस तरह चेंज हुआ? पहले सबसे पहले डोमेन जो होता था बर्री फौज होती थी, आर्मी ग्राउंड फोर्सेस होती थी, उसके बाद नेवी के पास जाते थे, फिर एयरफोर्स के ऊपर आते थे। इस ऑपरेशन के अंदर, इस डॉक्ट्रिन के अंदर सबसे पहला जो है ना एयर है, उसको वो एयर डोमिनेंस कहते हैं, कि जब आपकी एयर डोमिनेंस हो जाएगी, एयर डिनाइल और सी डिनाइल होगा, एयर से होगा, बाकी बर्री और बहरी फौज से नहीं होगा, एयर से शुरू करेंगे। जिसने एयर डोमिनेंस कर ली तो वो उसके लिए मोर और लेस सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक मैं आपको बताता चलूँ, ये जब ये मई में हुआ था, इसमें बेसिकली अगर विद ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले 48 घंटे के अंदर एयर डोमिनेंस कर ली थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स जो थी ना, वो 2 दिन के लिए वो बैठ गई थी। तो क्या हुआ, एयर डोमिनेंस हो गई, आपने दूसरे को बिठा दिया। अब वो अलग चीज़ है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए थे, जितने भी जहाज़ गिरे हुए थे उनको ख़त्म कर देना चाहिए, वो बाद में उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन एयर डोमिनेंस होती। उसके बाद आती है लैंड एंड सी, कोऑर्डिनेटिंग एयर पावर इफेक्ट्स विद द आर्मी एंड द नेवी। अब इसको ऊपर से करके अब उसको डिप्रेस करके नीचे लेके आ रहे हैं। अगर एयर डोमिनेंस हो गई है तो नीचे जो आर्मी और नेवी है, दे नीड हेल्प, तो उसको भी बरकरार रखने के लिए ये नीचे लेके आते हैं, उसको डिफ्लेट करके आते हैं। उसके अंदर जो होती हैं कोऑर्डिनेटिंग एयर पावर इफेक्ट्स विद द आर्मी एंड नेवी, उसमें तो हमको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। बेसिकली आर्मी के पास ये है कि एयरफोर्स के पास, एयर डोमिनेंस के पास ये होती है कि आर्मी को, जिस तरह मैंने 5-8 दिन पहले आप लोगों से वो पाकिस्तान आर्मी के आर्मर और मैकेनाइज्ड डिविजन्स के बारे में बात किया, उसकी बेसिकली फॉर्मेशन ये होती है, स्ट्रैटेजी ये होती है कि हमको आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ना है तो आगे से दुश्मन भी आपको रोकेगा। दुश्मन के बाद अगर एयर डोमिनेंस है तो वो आपके ऊपर दे कैन इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन यू, तो यू नीड टू, तो एयरफोर्स जो है ना वो नीचे आती है एंड दे टेक केयर ऑफ द एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस। फिर जो है एयर हो गई, लैंड हो गई, सी हो गई। अब आता है एक और डोमेन आता है स्पेस का। ये एक और डोमेन आ गया, स्पेस का आ गया। अब स्पेस का डोमेन क्या है कि पाकिस्तान, इट्स पर्टिकुलरली फॉर इंटेलिजेंस, इट इज़ फॉर सर्वेलेंस, इट इज़ फॉर रिकॉनेसेंस ISR एंड पॉसिबल फ्यूचर एंटी सैटेलाइट ASAT कैपेबिलिटीज़। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना स्पेस कमांड जो होता है, जो कहलाता है PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स SC, पाकिस्तान PAF SC स्पेस कमांड, ये बना था 22 अक्टूबर 2022 को। 22 अक्टूबर 2022 को, 3 साल पहले ये बना था। और ये है एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर, ये है, कहीं और नहीं है, एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर। एयर हेडक्वार्टर्स जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स का जो अभी है, इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव, इट्स ऑलमोस्ट अ पेंटागन, इन फैक्ट इट इज़ अ पेंटागन, बहुत एक्सटेंसिव है वहाँ एयर हेडक्वार्टर्स। और वो जो है, ये जो स्पेस कमांड जो है ना, इट इज़ टाइड, ये साथ जुड़ी हुई है किसके साथ, वो आर्मी की स्ट्रेटेजिक कमांड जो है ना, जो मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था, एक व्लॉग में बताया था, जो सबसे पहले पाकिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक कमांड बनी थी वो एयरफोर्स की बनी थी, वो उसके साथ टाइड है।
तो आप देख रहे हैं ना, लैडर स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये चल रहा है, ये नहीं वैक्यूम के अंदर नहीं आ रहा है, हर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड इट इज़ वर्टिकल, तो डिपेंडेंसी है, पिरामिड बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्ट्रॉन्ग पिरामिड बन रहा है। तो उसके अलावा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये MDO के अंदर स्ट्रैटेजी IS साइबर स्पेस की आई है, उसका नाम जो है पाकिस्तान एयरफोर्स साइबर स्पेस कमांड जो है PAFCC है। ये बनी थी 21 अक्टूबर, नहीं, ये उसी दिन बनी थी जिस दिन स्पेस कमांड बनी थी, 22 अक्टूबर 2022 को, 2021 को, सॉरी, ये बनी थी 22, ये साइबर स्पेस बनी थी 21 अक्टूबर 2021 को, उसकी इनॉग्रेशन हुई थी। यह जो हाल ही में जो एयर चीफ मार्शल है इन्होंने की थी। तो ये आपकी हो गए एयर, 5 डोमेन्स हो गए, एयर, लैंड एंड सी, स्पेस एंड साइबर स्पेस, 5 आपके 5 डोमेन्स हो गए। अब इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं इसके अंदर डिटेल। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के एक मैगज़ीन है, उसके अंदर से मैंने ये निकाला, वो क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी तो मैंने पढ़ा था, ज़ीरो पता नहीं क्या है, उसके अंदर से ये मैंने चीज़ें निकाली हैं। यानी ये नहीं है कि उसके अंदर पूरे आर्टिकल्स लिखे, तो जो न्यूज़ निकलती है ना, मैंने अपनी स्टैंडर्ड रिसर्च करके मैंने उसके अंदर से निकाली हैं चीज़ें, ताकि ये जो है ना, ये ओपन सोर्स, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मैगज़ीन, जब मुझे याद आएगा ना मैं आपको बता दूंगा पाकिस्तान एयरफोर्स के मैगज़ीन का क्या नाम है, उधर से निकाली। उसके अलावा जो है मैंने यहाँ पिछले 10-12 दिन में यहाँ जो रिसर्च की अमेरिका में ये MDO के ऊपर, तो मैंने वो भी लेके ना उसको मैंने कंबाइन किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ ये है उनके पास, ये उनकी, यानी ये उनका हदफ है, ये उनकी स्ट्रैटेजी चल रही। तो इसके अंदर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैं कोई सीक्रेट्स नहीं बता रहा, इट्स ओपन सोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के मैगजीन्स के अंदर से निकाला, और ये MDO जो है ये US आर्म फोर्सेस का, उसके अंदर निकाला, नोटेबली एयरफोर्स एंड आर्मी के बारे में। अच्छा, उसका नंबर 2 जो है ना, 5 तो हो गए। पहला जो हुआ था ना, इंटीग्रेशन अक्रॉस 5 डोमेन्स, वो मैंने आपको डोमेन्स बता दी। वो डोमेन्स क्या थे? एयर, लैंड एंड सी, स्पेस एंड साइबर स्पेस। नंबर 1 इंटीग्रेशन अक्रॉस 5 डोमेन्स। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है नेटवर्क सेंट्रिसिटी एंड सेंसर्स टू शूट, सेंसर टू शूटर फ्यूजन जो है, ये है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इट इज द key element is creating the highly connected system where sensors and shooters across all domain are linked. ये क्या किया था? ये पाकिस्तान का ना एयरफोर्स का AB जो है, मेरे ख्याल से ABC जो है, कि सेंसर कुछ और देख रहा होता है, सर्च रेडार कुछ और देख रहा होता है, लॉक ऑन कोई और करता है, फायर कोई और करता है। तो ये इन टेंडम जो है ना, ये चीज़ें चल रही होती हैं। अब ये इन टेंडम जब चीज़ें चल रही होती है ना, इसके अंदर एक चीज़ होता है, इसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर जो होता है ना, बहुत कम हो जाता है। इससे एक बंदा कुछ नहीं कर रहा है, एक सिस्टम कुछ नहीं कर रहा, मुख्तलिफ सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये नंबर 2 जो हुआ, नेटवर्क सेंट्रिसिटी एंड सेंसर टू शूटर फ्यूजन। A key element is creating highly connected system where sensors and shooters across all domain are linked. This involves advanced command and control, utilizing advanced command and control systems to process and disseminate information across the domains in real time, virtual, ये देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद जो है उसका ये इसको कहते हैं 2A कहते हैं। 2B जो है ना, डाटा लिंक्स, employing advanced data links such as domestically, पाकिस्तान एयरफोर्स का है, domestically developed and operationalized Link 17 to ensure seamless communication, data exchange between the diverse platforms like Chinese, Western and domestic aircrafts. Link 17 इन सबको मिला देता है। शोर करते होंगे, वो शोर के दिन चले गए, वो पुरानी बात हो गई।
और ये हुआ 2B हुआ, और 2C जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स रियल टाइम इंटेलिजेंस. Integrating real-time ISR from satellites, airborne platforms जो पाकिस्तान के पास हैं, other sensors to quickly find, fix, track, target, engage and assess damage and kill chain. ये सुनिए दोबारा. ये इन्होंने कहा है कि integrating real-time ISR from satellites, airborne platforms, other sensors to quickly find, fix, track, target, engage, and assess damage through the kill chain. ये मार रहे हैं उनको. These are the elements. अच्छा, इसके अंदर जो है ना, सबसे जो पाकिस्तान को सबसे जो एडवांटेज है ना, वो एडवांटेज है पाकिस्तान को इन इस ये इंटीग्रेशन अक्रॉस 5 डोमेन्स और नेटवर्क सेंट्रिसिटी. और उसके अंदर ये मैं आपको पता है, इसके अंदर तो प्राइम एलिमेंट जो है ना, वो है चाइनीज़ बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. इट्स द की एलिमेंट. और वो की एलिमेंट इस वजह से है कि चाइनीज़ जो है ना, वो पाकिस्तान को मांगना नहीं पड़ता है उनसे. वो चाइनीज़ जो है ना, फुल एक्सेस दे देते हैं. जब फुल एक्सेस मिल जाता है ना, तो यू हैव कैपेसिटी टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट. अब ये नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, ये उन्होंने लॉक लगाया हुआ है, उन्होंने ये किया हुआ है, उन्होंने फायरवॉल लगाई. चाइनीज़ जो है ना, वो फुल उन्होंने एक्सेस दे देते हैं. और वो हमने देख लिया है मई में क्या हुआ था. फुल एक्सेस मिला हुआ था और सब कुछ काम उसके मुताबिक हो रहा था. अब वो अलग चीज़ है. देवर मेरी अभी हाल ही में किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था देवर जिसको कहते हैं ना, देवर चिंक्स ओवर देयर. थोड़े एरर्स आए थे, तो उन्होंने कर लिया. उन्होंने कहा हम इनको बाद में इनको कर देंगे. अच्छा, तीसरा जो है, पहला क्या था? इंटीग्रेशन अक्रॉस 5 डोमेन्स. सेकंड था नेटवर्क सेंट्रिसिटी एंड सेंसर टू शूटर फ्यूजन. उसके 3 पार्ट थे: एडवांस कमांड एंड कंट्रोल, डाटा लिंक, रियल टाइम इंटेलिजेंस. और मैंने बताया बेडू की जो वो सैटेलाइट है उसका. अच्छा, नंबर 3 जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन. द स्ट्रैटेजी प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन नॉन काइनेटिक effects, including electronic warfare, using electronic countermeasures to jam, to deceive, degrade the adversary, sensor and communication network. ये थोड़ा आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. अच्छा, ये इसके ऊपर अगर आप चले ना, तो इसमें सबसे जो खासियत जो है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के जो अभी जो एसेट्स जो हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं. पाकिस्तान के जो एसेट्स जो है ना, एयरबॉर्न एसेट्स जो है ना, वो फ़िलहाल सिर्फ अभी फ़िलहाल एक ही है. वो DA-20 है. डिसॉल्ट एविएशन का जो फैल्कन है 20, PAF के पास 3 है. वो 3 या 4 बार उसको अपग्रेड कर चुके हैं. वो इट इज़ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड. और उसने अपना काम जो है ना, हमेशा दिखाया कि वो किस तरह काम करता है. उसने 2019 में भी दिखाया, उसने 2025 में भी दिखाया. तो पाकिस्तानियों ने ये देखा है कि ये जो है, इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल. इसकी वेरासिटी जो है ना, वो बहुत है. वो इस वजह से है कि ये जो सिस्टम जो है ना, ये चलता है. इसके लिए पाकिस्तान ने इसको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने ये 2 साल पहले ये प्लानिंग जो थी ना, ये एयर चीफ मार्शल अमन सोहेल के दरमियान पहले हुई थी. उस वक्त से ये प्लान कर रहे हैं. उस वक्त उन्होंने कहा था हमसे 10 साल आगे जो हैं, तो उन्होंने कहा जो होगा हमसे 10 साल इंशाल्लाह और आगे चले जाएंगे. पाकिस्तान ने सबसे पहले जो था ना, मैं आपको एक तारीख़ का हिस्सा बता दूँ.
ये मैंने आपको कुछ अरसा पहले मैंने एक व्लॉग में बताया था, इन्होंने 2 एक्सरसाइजेस की थी पाकिस्तान एयरफोर्स ने। एक इन्होंने की थी फेक वन, एक्सरसाइज फेक वन, जो मैंने आपको नहीं बताई थी क्या है, अब मैं बता देता हूँ वो क्या है। फिर उन्होंने एक एक्सरसाइज की थी फेक टू, वो जो मैंने आपको बता दी थी। फेक वन अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या थी एक्सरसाइज। फेक वन जो थी वो कई लोगों ने मुझे कहा था कि बताएं बताएं फेक वन क्या थी। तो 80 की दिहाई में मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था, थोड़ा सा मैं प्रोफेसर की आदत लगी है, मैं हमेशा पूछता हूँ कि देखो पुरानी बातें ज़रूर याद रख करना, वो मैं क्विज़ या टेस्ट में भी डाल देता हूँ कि मैंने आपको बताया था ना एक ज़माने में पाकिस्तान एयरफोर्स के जो B-57 बॉम्बर्स जो थे, कई लोगों ने ये अपना PAF कोरंगी क्रीक के अंदर जो कैडेट्स थे और ऑफिसर्स जो थे ना, दे केम अप विद द प्लान ऑफ कन्वर्टिंग दैट B-57 बॉम्बर की जो बैली जो थी ना, उन्होंने कहा कि उसके अंदर हम ESM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का स्वीट लगाएंगे उसके अंदर। लेकिन बाद में ये पता चला उस जहाज़ के अंदर तो स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम्स थी, तो कुछ नहीं हो सकता। ये 1980 की बात है। 81 में क्या हुआ, 80 उसी के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने 2 C-130, मैं उनकी तस्वीरें लगा दूंगा यहाँ, आप खुद गौर से देखिएगा। 2 C-130, एक C-130 सीरियल नंबर एंडिंग एट 727 और दूसरा था सीरियल नंबर एंडिंग 143। अगर मैं ये तस्वीरें डालूंगा ना तो आप उनकी बेली के नीचे देखिएगा, नोज व्हील से पीछे अंडर कैरेज, उनके ऊपर बहुत से एंटेनास पाकिस्तान एयरफोर्स ने लगाए थे। वो थे काउंटर मेजर्स के लिए थे, जैमिंग थे वो। तो जब फेक टू से पहले फेक वन हुई थी जो, और ये जो प्रोजेक्ट जो था ये बड़ा सीक्रेटिव था पाकिस्तान एयरफोर्स में, और इन्होंने ये PF बेस शारा फैसल में 1980 के दिहाई के एंड के अंदर ना इन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। इन्होंने बताया नहीं था किसी को कि हम क्या कर रहे हैं 2 C-130 के साथ। इससे वहाँ जो था शारा फैसल में अभी भी है वो C-130 का डिपो है, MRO है वहाँ, उनकी रिपेयर होती है, मेंटेनेंस और रिपेयर्स होती हैं और डी चेक्स होते हैं। इन्होंने वहाँ उनको अपग्रेड किया था बगैर किसी को बताए हुए। जब इजराइलियों ने इराक के उसरा के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर जाके मारा था, पाकिस्तानियों को पता चल गया था कि ये यहाँ भी आ सकते हैं, क्या करेंगे। तो इन्होंने एक डॉटेड इन्होंने लाइन लगाई थी टिल अपना वो कहाँ है, गवादर से भी वेस्ट की तरफ इन्होंने एक डॉटेड लाइंस लगाई थी, इन्होंने टावर्स लगाए थे, अर्ली मॉर्निंग टावर्स। और इन्होंने वो वैसे ही टावर्स जो थे ना अपने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी लगाए थे। ईस्टर्न बॉर्डर में ये होता था कि हफ्ते में एक बार एक मिराज 3 RP जो था, रिकॉनेसेंस वाला जो था, जो 75,000 फीट के ऊपर चला जाता था, उसमें पायलट जो था एक वेरी स्पेशल सूट पहनता था, वो 75,000 फीट के ऊपर चला जा। हफ्ते में एक बार वो जो था ना पूरे बॉर्डर में ना राइट से साउथ से नॉर्थ से आता था, नॉर्थ से साउथ आता था, और वो कंटिन्यूस सर्वे करता था। उसके अंदर कैमरास लगे हुए थे, मैं उसकी भी तस्वीर दो, RP है, मिराज 3 RP था वो। उसके ऊपर ये रॉकेट्स लगाते थे, उसे टेक ऑफ करता था, एंड इट यूज्ड टू गो टू 75,000 फीट। अभी भी है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, वो इंडियन बॉर्डर के ऊपर जाके चेक करता था, और वो उसके अंदर थोड़े से एंटेनाज एक्स्ट्रा भी लगाए थे ताकि वो बताता था कि उधर जो इंडिया की साइड पर जो चैटर होती थी ना, उसको वो लेके आके ये इंटरप्रेट करते थे ये लोग। इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक दिन एक्सरसाइज फेक वन उसको उन्होंने इनिशिएट किया, और ये जो C-130 थे ना, 727 और 143, इनको उन्होंने से एक्सरसाइज के अंदर डाला। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन C-130s को ये शारा फैसल से इन्होंने टेक ऑफ किया, दे वेंट ईस्ट,
और बदीन के रेडार से आगे निकल के इन्होंने कोई फ्लाइट प्लान वगैरह नहीं दिया, एंड दे वेंट नॉर्थ। एक 30,000 फीट पर उड़ा था और एक 17,000 फीट पर उड़ा था। ये 1980 के एंड की बात है, या 81, ये 81 की बात है। और इन्होंने क्या किया, इन C-130s के एंटेनास वगैरह ने, इन्होंने जो पॉइंट पाकिस्तान के रेडार्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के जो रेडार थे ना, इन्होंने वो सब जैम कर दिए इन 2 C-130s ने। और ये कैफियत थी नवाब शाह के उधर ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। ऊपर आप चले जाएं मुल्तान, लाहौर, ये चलते चलते ये पिंडी पहुंच गए, एंड दे वर जैमिंग देयर रेडार्स। और हो रहा क्या था, ये सुने कि ये जैमिंग फ्रीक्वेंसी पर जाते थे, और ये जब जैम करते थे ना, जैसे नवाब शाह का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है ना, उधर के एयरपोर्ट के सब टेलीफोन जो थे ना बजना शुरू हो गए थे। वो उठाएं टेलीफोन, लेकिन वो टेलीफोन बज रहा है, आगे से कोई है ही नहीं। वो वहां चलते गए चलते गए चलते गए, ऊपर जब वो पहुंचे तो दे लैंडेड इन पिंडी, बगैर किसी को बताए हुए पिंडी में लैंड कर गए। एयरफोर्स वालों की हालत बुरी हो गई, ये क्या हो गया। तो बाद में इन्होंने ये जो थी उन्होंने फिर एयरफोर्स ने ब्रीफिंग दी कि हमने ये टेस्ट किया है। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि जब ये एयरक्राफ्ट जो था ना, वो एक 28,000 फीट पर उड़ा था, एक 15 या 17,000 फुट पर जा रहे थे, यानी एक दूसरे टेंडम एक पीछे के जा रहे थे। जब ये जैमिंग कर रहे थे ना, तो हमारे जो हिंदुस्तानी जो थे ना, उनके रेडार जो थे ना, वो बिल्कुल बंद हो गए थे, बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान की साइड पर भी बंद हो गए थे, हिंदुस्तान की साइड पर उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए थे। हिंदुस्तान ने को पता चल गया था हो रहा क्या। बाद में जब उन्होंने चले गए, उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन कर दी, तो उनके चलना शुरू हो गए। उनको बाद में पता चल गया कि ये पाकिस्तानियों ने किया। उन्होंने बहुत सख्त प्रोटेस्ट किया था कि ये इट्स डेंजरस टू सिविल एविएशन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तानियों का जो असल जो मौक़िफ़ था ना, वो ये था कि अगर ये आए, हिंदुस्तानी आए पाकिस्तान की तरफ, एंड दे हैव सम मेलस इंटेंशन, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की फैसिलिटीज़ के को हार्म करने अगर ये आए, हम इनके साथ शुरू में ये कर देंगे। ये आपके लिए थी फेक 1। फेक 2 मैंने आपको बता दी थी। तो ये जो 2 C-130 थे ना, ये उस अरसे से ये चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने, पाकिस्तानियों ने कहा कि ये जो है ना, वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। तो एक है रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर हैं, उनकी जिम्मेदारी दी गई थी कि ये आप जो है ना, ये कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम वी कैन जैम आर एडवर्सरीज रेडार्स। तो ये उन्होंने अब ये मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक दफ़ा बताया था, अब मुझे याद नहीं है कब। उन्होंने 90s के अंदर, इन्होंने लेट 80s अर्ली 90s के अंदर इन्होंने ये किया था। फिर उन्होंने जाके पहले इन्होंने यानी देखा कि कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो डसॉल्ट 20 जो था, फैल्कन जो था, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहले ही था, वो VIP के ऊपर था। तो उन्होंने कहा इसके अंदर अगर हमने चीज़ें लगा दी तो ये चलना शुरू हो जाए, जो उन्होंने किया। अब आए इसके ऊपर, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग, हाँ। तो अब जो है एक शॉर्टकमिंग है डसॉल्ट जो अभी इनके पास, वो क्या है, इकबाल, हैदर, तीसरा क्या है भूल रहा हूँ, वो जो DA जो 24 स्क्वाड्रन्स के अंदर, उसके अंदर एक इशू है जो इन्होंने पहले देख लिया था। वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि ये वो जैमिंग जो करता है ना, वो इट हैज़ टू गो टू 38,000 फीट, बिटवीन 35 एंड 38,000 फीट। वो छोटा जहाज़ है बेचारा, पुराना है, उसके अंदर उधर जाके ना उसको हाइट मेंटेन करना और लोइटरिंग करना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और ये जैमिंग जो होती है ना, जितना आप ऊपर जाए ना, उतनी अच्छी जैमिंग होती है। इससे वो जो स्कोपिंग जो होती है ना, वो अगर कोई 40-30 हज़ार फीट पर से नीचे उसकी वो जैमिंग कर रहे हैं ना, तो वो इट कैन
दैट इज़ क्लोज टू अबाउट, अगर उसका एक एंगल है, मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगर वो लैटिट्यूड जा रहा है उसका एंगल अगर है 35% एंड इट्स फ्लाइंग एट 38,000 फीट, तो वो उनके जो हमारे जो हिंदुस्तानी जो हैं, हमारे नहीं, हमारे दुश्मन जो हैं, उनके तकरीबन 100 सवा 100 मील के अंदर जाके ना वो जैमिंग कर सकते हैं। यही हुई है मई के अंदर, इन्होंने वो उसको उड़ाया है और उसको तीनों को इन्होंने इस्तेमाल किया होगा, और उसको उड़ा के इन्होंने उनकी फ्लाई करते करते उसकी जब जैमिंग शुरू की ना, तो इनकी जितनी भी S-400 की जो कैपेसिटी थी ना, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दी थी। तो ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का सबसे बुनियादी यही है। हिंदुस्तान के पास तो नहीं है, ये है उनके पास एक दो, लेकिन वो उनकी स्ट्रैटेजी पता नहीं कहाँ से उन्होंने उठाई है, ऐसी स्ट्रैटेजी तो नेपाल की भी नहीं होगी। खैर, तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का इरादा है कि दो वो जो है ना बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 वो लेके आए। एक ख़रीद लिया है, दूसरा इनको चाहिए। और वो जो एक जो है ना, वो जो बॉम्बार्डियर जो था, उसकी जो खासियत ये है कि इट कैन फ्लाई एट 51,000 फीट फॉर अबाउट 6 आवर्स। एक 51,000 फीट, ये दूसरा जो है 38,050 फीट के ऊपर जाता है, कर लें 39,000 फीट कर लें। ये जो है 51,000 फीट है, ये उससे तकरीबन 13-14 हज़ार फीट ऊपर चला जाता है। तो इसकी जो वो है जैमिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, अंदर होगी, हिंदुस्तान के बॉर्डर के बहुत अंदर होगी। तो ये इसकी ये है। अब ये जो है, ये बॉम्बार्डियर जो है, इसकी जो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने फ़्लाइट रेडार 24 के ऊपर देखा था। ये पाकिस्तान में बहुत घूमता था, बहुत घूमता था। वो ट्रांसपॉन्डर लगा के कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी चकलाला से इस्लामाबाद से सरगोदा जा रहा है, कभी बिलेरो जा रहा है, कभी कोयटा जा रहा है, कभी कराची, घूमता घूमता रहता था। तो नज़र आता था कि ये फ़्लाइट रेडार 24 में कि किधर जा रहा है। इसकी आखिरी नॉन पोजीशन जो थी ना, वो थी PAF बेस शारा फैसल, और ये थी नवंबर 2000, अभी ये नहीं सॉरी, ये थी जुलाई 2025 के अंदर। उसके बाद अगर आप उस जहाज़ को ढूंढे ना, वो मिलता ही नहीं, हवाई जहाज़। ये बॉम्बार्डियर 600 जो है, मेरे मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता है, ये चला गया तुर्किया, और वहाँ जाके इसकी अपग्रेड हो रही है, खामोशी से ये कर रहे हैं। होपफुली दे कैन बाय सेकेंड वन। और ये तुर्किया में आप लोगों को सबको पता है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दूँ, ये इनका नया कॉन्सेप्ट आया स्टैंड ऑफ जैमिंग, ये उसके अंदर कर लेंगे। ये जो है तुर्किया के असलान की जो हवा जो है SOG, ये उस उन्होंने भी एक इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी भी तस्वीर डाल दूँगा आपको, आप देख लीजिएगा। इट इज़ अ फुल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक प्लेटफॉर्म, फुल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक प्लेटफॉर्म। अटैक कर दिया उन्होंने, उसको एग्रेसिव बना दिया। और ये क्या सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट ESM इलेक्ट्रॉनिक सूट काउंटर मेजर्स के वो, और ELINT करता है। कोर फीचर्स हैं इसके, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी करता है और उनको जैम भी करता है। तो इसकी जो स्टैंड ऑफ जैमिंग जो है, इट्स बिकॉज स्टैंड ऑफ जैमिंग में ये होता है, एक चीज़ होती है कि वो बहुत पावर लेती है चलने के लिए, इमेंस पावर, इतना पावर लेती है, पता नहीं वो जनरेटर्स वगैरह भी फूक जाते होंगे। तो इसी वजह से बड़े जहाज़ की ज़रूरत होती है उसके अंदर। तो वो उसके अंदर ये है कि स्टैंड ऑफ जैमिंग, ये जो असलान का जो है, इसके अंदर कैपेसिटी है तकरीबन 500 से पौने 600 किलोमीटर की है। अब वो देखें ना, अगर वो 51,000 फीट के ऊपर चला जाएगा, अगर उसकी जैमिंग हो रही है या इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है उसकी 500 किलोमीटर आगे तक है, तो दे कैन एक्चुअली सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिंदुस्तान। वो जो याद रखिए ना, वो जो जैमिंग हो रही थी, वो
पहले अभियान का जो जहाज़ जो था वो MiG-21 जो गिराया था 2019 में, उस बेचारे को पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं है। और वो पीछे से उसकी ATC उसको कह रही है कि निकलो वहाँ से, वो तुम्हारे पीछे आ रहे, सामने से आ रहे हैं। तो बेचारा ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डेफ एंड ब्लाइंड। ये जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने जो प्रेजेंटेशन दी थी उसके अंदर उन्होंने रिकॉर्डिंग दिखाई थी, मैंने पहले भी बताया। वो इंडियन हिंदुस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स जो थे वो पूछ रहे थे कि यार मेरा नंबर 2 जो नंबर 3 जो ये गए कहाँ, यानी उन्होंने जैम करके उनको शॉट डाउन भी कर दिया और उनकी आवाज़ें भी सुन रहे थे कि ये कर रहे क्या है, पैनिक क्यों हो रहा है। तो ये जो है ना, इट्स अ स्टैंड ऑफ जैमिंग, डिस्टेंस पोटेंशियली इज बिटवीन 500 एंड 550 किलोमीटर। इसके अंदर एक चीज़ उन्होंने लगाई है, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी बढ़ा दी है उन्होंने, बहुत बहुत बढ़ा दी है। अब वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ओपन सोर्स में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी उसके अंदर। फिर उन्होंने वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंसर्स लगाए, वाइड बैंड फॉर मैपिंग एनिमी इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क्स इन रियल टाइम। यानी एनिमी तो भी कुछ कर रहा होगा ना, तो उसको भी देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, व्हाट इज हिज नेक्स्ट स्टॉप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक फिट। ये ग्लोबल 6000 जो है, इट्स लॉन्ग रेंज, हाई एल्टीट्यूड एंड इट इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर। और ये इतनी एल्टीट्यूड पर चला जाएगा, अगर ये और भी ले आएंगे ना S-400, ये उनको बहुत दूर से देख रहा होगा, उनका जैम कर रहा होगा। बड़ा अफसोस आता है मुझे कभी कभार हिंदुस्तानियों के ऊपर कि एक साइड जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई माशाल्लाह से, और ये बैठे हुए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते रहें आप। तो ये जो था ना, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब चले ज़रा आगे, अब थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग खबर बताई जाए। इंटरेस्टिंग खबर ये है कि आप सबको याद होगा कि शाहीन एक्सरसाइजेस होती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के दरमियान। ये शुरू हुई थी 11 मार्च 2011 को, 11 में, और वो सबसे पहले थी शाहीन 1। ये हुई थी PAF बेस रफ़ीकी में। तो इसके अंदर जो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स जो थे ना, वो मिराज थे, मिराज 3 थे, F7s थे, और JF-17 नहीं लेके आए थे। PLAAF वाले थे ना, ये सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट लेके आए थे। J-11 जो सुखोई 30 की वर्जन है, J-11 लेके आए थे, और JH-7, वो उन दोनों की मैं तस्वीर ये लेके आए थे, और अपने टैंकर्स वगैरह लेके आए थे। तो दूसरी जो एक्सरसाइज हुई थी वो हुई थी शाहीन 2। वो हुई थी चाइना में, हुई थी 2013 में। वो हुतान परफेक्चर में हुई थी, वहाँ हुई थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स वाले पहली बार JF-17 लेके गए थे, और मिराजेस लेके गए थे, रोज़ 2 और F7 दोबारा लेके गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स वाले EDI नहीं लेके गए थे। फिर शाहीन 3 जो हुई थी पाकिस्तान में, वो हुई थी 2014 में, शाहीन 3। वो उसका जो बेसिक बुनियादी हद था ना, वो फोकस ऑन एयर कॉम्बैट एंड इंटर ऑपरेबिलिटी। इसके अंदर JF-17, वो J-11 और लेके आए थे, और JH-7 भी लेके आए थे, और अपने AWACS भी लेके आए थे, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के भी एयरक्राफ्ट आए थे। मैं जल्दी जाता हूँ इस लिस्ट में। फिर शाहीन 5 भी हुई, वो हुई थी पाकिस्तान में। उसका एम्फेसिस था ऑन जॉइंट ऑपरेशन एंड टेक्टिकल कोऑर्डिनेशन। उसके बाद शाहीन 6 हुई थी, जो चीन में हुई थी। इसके अंदर सबसे पहले 2017 सबसे पहले चीनी जो थे ना J-10 लेके आए थे, और पाकिस्तानी बहुत इम्प्रेस हुए थे J-10 से। तो फिर शाहीन 7 हुई, ये भी पाकिस्तान में हुई थी। इसका बुनियादी मकसद जो था ना, नाइट ऑपरेशन से और जॉइंट मिशन प्लानिंग था, इंटर ऑपरेबिलिटी हो रही थी। उसके बाद शाहीन 8 हुई, फिर शाहीन 9 हुई, फिर शाहीन 10 हुई। अब शाहीन 10 में
एक चीज़ हुई, ये शाहीन 10 जो थी ये हुई थी बलेरो एयरफोर्स बेस में सिंध में। मैं इसकी सैटेलाइट की तस्वीरें भी लगा दूंगा। ये चाइनीज़ जो थे अपने जहाज़ लेके आए थे। इसके अंदर एक चीज़ हुई थी शाहीन 10 के अंदर, ये हुई थी 2023 में। इसमें एक चीज़ हुई थी, इसमें चीनी जो थे ना पहली बार J-16 लेके आए थे ग्राउंड बेस। J-16 लेके आए थे और J-10 भी लेके आए थे। और कई उन ज़मानों में एक थे, वो रिटायर हो गए, उन्होंने कहा था कि ये चीनियों ने ऐसी करतब दिखाए थे उस एक्सरसाइज में J-10 से कि हम हक्का बक्का रह गए थे कभी कभार। J-10 जो है, मैं उसकी ये दिखा देता हूँ आपको तस्वीर। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है, बड़ा सख्त है, उसके ऊपर मैं बताता हूँ। तो उसकी वजह से ये हुआ था कि ये J-10 जो था ना, इससे पाकिस्तानी बहुत इम्प्रेस हुए थे, बहुत इम्प्रेस हुए थे। तो चीनियों ने उस वक्त, पाकिस्तानियों ने चीनियों से मांगा तो चीनियों ने कहा नहीं, हम नहीं। अभी हमारा ऑपरेशनली हुआ है हमारे पास तकरीबन 12-13 है। हम पहली बार इसको लेके हम देख रहे थे कि ये किस तरह चलता है। बाद में चीनियों ने उसको ऑपरेशनल कर दिया था 2021 या 22 के अंदर। उसकी 2 वर्जन है, J-16D है और एक J-16 दूसरी बोल रहे, एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए और एक ग्राउंड लैंड बेस है। तो ये जो थी J-16D जो है, ये मेरे ख्याल से ग्राउंड बेस है। और दूसरा वाला जो है वो, उसका मैं भूल रहा हूँ कि वो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उड़ता है। अब मसला ये है कि पाकिस्तानियों ने तो उसके बाद से 2 बार इन्होंने हिंदुस्तानियों के साथ ऑलमोस्ट स्क्रिमिश की है एयरफोर्स की। एक बार बड़ी हुई, दूसरी बार छोटी हुई। ये पिछले साल 2024 के बीच में पाकिस्तानियों ने दोबारा चीनियों को कहा J-10 के ऊपर, J-16D के ऊपर। चीनियों ने कहा हम सोच के बताते हैं आपको। पाकिस्तानियों ने बहुत कन्विंस किया कि हमको बहुत ज़रूरत है इसकी। तो उनको, चीनियों को पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के बारे में भी पता था, और चीनियों को पाकिस्तान की ये MDO की वो जो है डायनामिक आर्किटेक्चर के बारे में भी पता है। तो उनको पता था कि इनको बहुत ज़रूरत है। तो खबरें जो आ रही हैं उसमें ये है कि दे हैव इन प्रिंसिपल एग्रीड टू गिव पाकिस्तान, जो एक ने कहा है 25, एक ने कहा 18। इन प्रिंसिपल इन्होंने कहा हम दे देंगे। प्रिंसिपल का मतलब है कि हाँ हमने दे दिए, दे देंगे। अब चीनी कब तक देते हैं या नहीं देते हैं, इसके ऊपर मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा आपसे। जब दें, जब मर्जी दें, इनका जहाज़। तो ये जो है, ये अगर ये J-16 आ जाता है तो इससे मेरे ख्याल से 18 हैं जी। तो J-16 की बात हो रही है। अब J-16 के अंदर एक उसकी स्टैंडर्ड वेरिएंट है, और उसके अंदर खासियत यह है कि उसके अंदर एक 30 मिलीमीटर की डबल बैरल कैनन लगी हुई है। लेकिन J-16D के अंदर ना वो कैनन उन्होंने निकाल दी है, और उसको निकाल के उन्होंने IR इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम का सिस्टम डाला है उन्होंने। तो इसकी वजह से, और बाकी उसके आउटर पाइलॉन्स के अंदर विंग टिप्स वगैरह के उन्होंने वो लगाए, ECM के स्वीट्स लगाए उसके अंदर। इसकी खासियत ये है J-16 की कि ये इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ Sukhoi 30। चीन को भी Sukhoi 27 मिले, उसके बाद उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके J-11 बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने J-11BS बनाया, जो इट वाज कंपेरेबल टू और बेटर देन ये हिंदुस्तान की एयरफोर्स के Sukhoi 31 MKI है ना,
उससे है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है वो। फिर इन्होंने J-16 बनाया। उसकी जो वेरिएंट जो थी ना, जिसके अंदर अभी मैंने बताया, उसके अंदर 30 मिलीमीटर की डबल बैरल कैनन लगी थी। उन्होंने वो उसको इस्तेमाल किया। इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट। उसकी स्पेसिफिकेशंस देखें ना, वो तकरीबन 70,000 फिट के ऊपर आराम से चला जाता है। वो आफ्टर बर्नर के साथ 70,000 फिट के ऊपर आराम से चला जाता है। उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है ना मैक 2.23 है। कई मैंने डाटा पढ़ा है तो उसके अंदर लिखा हुआ उन्होंने मार्क 2.25 है। बहुत तेज़ है। इसमें बड़ा एक मैं आपको बात बताता चलूँ, ये जो मार्क स्पीड्स के ऊपर चले जाते हैं ना, ये स्पेशली मार्क 2 के ऊपर ये टच करना शुरू हो जाते हैं। ये जो है, ये जिसको ये लोग कहते हैं एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियर कहते हैं कि द एयरक्राफ्ट गोज़ थ्रू ऑलमोस्ट, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, इको एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अंदर से जाता है ये एयरक्राफ्ट, बैरियर तोड़ता है। तो बैरियर ये होता है ना, साउंड बैरियर ये होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो जब उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो उसके अंदर इतनी स्पीड से जा रहा होता है कि वो बैरियर जो होता है ना, उस नीचे नीचे होता है, फिर वो उससे निकल जाता है। जब उससे निकलता है तो फिर धमाका होता है। तो जब वो उसके अंदर से जा रहा होता है ना, और जब उसके अंदर से निकल जाता है ना, तो छोटे छोटे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम पर आके लगते हैं। और जिस तरह ये एरोनॉटिकल इंजीनियर्स और पायलट्स भी बोलते हैं कि इट इज़ लाइक गोइंग थ्रू एयर्स सैंड पेपर, रेकमाल के अंदर से जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट का, फाइटर एयरक्राफ्ट का पेंट उखाड़ देता है वो। और जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो वो थे मिराज 3 RP जो जाते थे नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, वो 75,000 फिट के ऊपर उड़ता था और वो ऑलमोस्ट मार्क 2 के ऊपर जाता था। तो जब वापस आ जाता था उसका पूरा पेंट उखड़ चुका होता था। ये प्रॉब्लम होती है। तो ये कोई वो नहीं है क्या, कोई मजाक नहीं है कि हमेशा मार्क 2 के ऊपर चलते रहेंगे, वो पेंट वेंट उखड़ जाएगा फिर क्या होता है। तो इसी वजह से अगर इसको लॉजिकली देखें ना, उन्होंने JF-17 की स्पीड जो है ना मार्क 1.8 की हुई है। उसकी वजह से एक और चीज़ होती है कि अगर आप वो स्पेशल पेंट जो होता है ना, उसकी वजह से एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ जाता है। तो उसको वो नहीं करते हैं, वो रेगुलर पेंट करते हैं और दे डिस्करेज द पायलट्स टू गो बियॉन्ड मार्क 1 और मार्क 1.5। इससे उसका पेंट उखड़ना शुरू हो गया, पेंट दोबारा लगाया, वो है ना, मेंटेनेंस का बड़ा मसला हो जाता है। ये चीज़ें जो है ना, ये जब इनसे पायलट से बात करते हैं ना, तो वो बताते हैं कि इसके अंदर हमारी क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये लिमिटेशन है। तो आए इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा J-16D के ऊपर कि इसकी क्या ख़ासियत। अभी तो मैंने आपको बता दिया उसकी स्पीड और उसकी सीलिंग जो है बहुत हाई। उसके अंदर एक चीज़ लग सकती है जो चीनियों ने लगा के, इन्होंने तस्वीरें भी हैं, मैं 1-2 तस्वीरें लगा दूंगा, ओपन सोर्स से मिली हुई हैं। इसके ऊपर चीनियों ने वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाया है, VLRAAM। ये है PL-17, कहीं उसको PL-17 कहते हैं और कई उसको जगह कहते हैं PL-20। PL-17 और PL-20 जो है ना, वो सिर्फ J-20 पर लगा हुआ है अभी, और इस पर भी लगा हुआ है, J-16 पर भी लगा है, डी के ऊपर भी लगा हुआ है। उसकी जो रेंज जो है ना 300 से 500 किलोमीटर, बहुत रेंज है उसकी, कुछ ज़्यादा ही रेंज है। तो उसकी वजह से अगर ये रेंज होती है और वो जैमिंग करता है, तो ये इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान की एयरफोर्स है ना, बहुत दूर रहेगी। उसके दूसरे रिपरकशंस भी हैं कि ये इजरायली जो हैं, इनको 2 बार सोचेंगे कि यार अगर इनको पहले ही पता चल गया ना कि ये इधर ये जहाज़ उड़ रहा है, तो जाने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज इजरायली एयरफोर्स के अंदर एक बहुत बड़ा तकब्बुर है उनका कि सवाए 70 की दिहाई में जो उनके एयर टू एयर के अंदर वो ख़ासतौर पर पाकिस्तानी जो पायलट्स ने उनको गिराया था, उसके बाद से दे हैव नेवर लॉस्ट अ सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट इन एयर टू एयर कॉम्बैट्स, दे हैव नॉट। उनको बड़ा बहुत इतराते हैं उसके ऊपर। जब ये लोग इतराते हैं ना, तो इनको डर भी लगा हुआ होता है कि कहीं कोई हत्थे लग गया पाकिस्तानी जैसा, तो अगर 1-2 गिर पड़े तो नाक कट जाएगी। तो उसकी वजह से भी दूर रहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है।
तो ये जो है ये PL-17 जो है ना, उसकी जो लेंथ जो है ना वो 6 मीटर है, तकरीबन लगभग 20-21 फीट लंबा है वो, और इट इज़ वेरी हैवी वेट। वो तकरीबन तकरीबन जो है ना वो 200 किलोग्राम का है। 200 किलोग्राम कितना हुआ, 400-450 पाउंड हो गया, काफ़ी है। और बड़ा ही जहाज़ उड़ा सकता है ये। और उसके अलावा जो है वो उसके जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जो है ना, एक तो LT-10 है। LT-10 जो है उसकी तस्वीर डाल दूंगा, वो JF-17 भी कन्फिगर हुआ हुआ है, J-10 भी कन्फिगर हुआ हुआ है उसके ऊपर। कहीं मैंने सुना था, किसी ने ऐसे ही बोल दिया था कि वो मिराज 3 रोज़ जो है ना वो भी LD-10 उठाते हैं। उसके अलावा ये चीनियों के पास दूसरे भी हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं KD-11, और एक और है Y-16 है या 14 है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं लिखा भी था, वो इधर उधर हो गया। तो वो जो है वो भी उठा सकता है। अब बात आ रही है कि पिछले 4-5 दिन में वो जो चीज़ें उड़ रही थी पाकिस्तान के ऊपर, हर कोई कह रहा है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल था। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की सबसे बड़ी ख़राबी यही होती है कि ये नज़र आ जाता है। उसके कॉन्ट्रेल्स जो होते हैं, जो हवा में धुआं आ रहा होता है, वो नज़र आ जाते हैं। चाहे आप दिन के वक्त उड़ाएं चाहे रात के वक्त उड़ाएं, वो नज़र आ जाते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रेल्स जो होते हैं ना, वो इट मोर और लेस इट इज़ सेफ टू अस्यूम कोई हाइपरसोनिक किस्म का टेस्ट हो रहा था पाकिस्तान में। इस वजह से अगर वो जो NOTEM नोट जो अगर उन्होंने इशू किया था ना पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के ऊपर किया, तो उन्होंने बड़ा हैपहैज़र्ड बनाया हुआ था कि यहाँ से जाएगा, बड़ा एक्यूट राइट टर्न लेगा, एंगल के ऊपर लेफ़्ट टर्न लेगा, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो ये इसी चीज़, इसको अस्यूम कर सकते हैं कि कोई हाइपरसोनिक मिसाइल था। ठीक है। अच्छा, ये जो J-16D जो हाइपरसोनिक मिसाइल कैरी करता कन्फिगर हुआ था, ये चीनी जो है ना अपने H-5 बॉम्बर जो है उसके ऊपर इन्होंने लगाए हैं। वो मैं उसका भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन आप लोग ख़ुद थोड़ा चेक कर लीजिएगा। H-5 जो उनका बॉम्बर जो है, जो टुप्लो 16 की कॉपी है, उसके ऊपर चीनियों ने काफ़ी बार हाइपरसोनिक मिसाइल उठाए हुए हैं। जो स्मैश, जो पाकिस्तानी स्मैश है ना, उस जैसा स्मैश जो है इतना बड़ा है, मेरा नहीं ख्याल J-10 और JF-17 उठा सकता है। J-16 ज़रूर उठा सकता है, कैरी कर सकता है स्मैश। तो ये हुई J-16 की बात। अच्छा, एक दो बातें मुझे याद हैं। पहली जो बात जो मैंने आप लोगों से की थी ना, वो मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजी है, ऑपरेशन जो है, उसके अंदर मैंने कहा था एयर। अब मैंने एयर में एम्फेसाइज नहीं किया, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, सैम सिस्टम, वो उसके अंदर है, इंटीग्रेटेड हुआ है उसके अंदर। अब ये इसके अंदर इट इज़ सेफ टू अस्यूम कि ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, ख़ास तौर पर HQ-9 मिसाइल्स जो है ना, ये इसके अंदर इंटीग्रेट होंगे। और वो मैं दोबारा बात दोहराने लगा हूँ कि एयर डिफेंस जो है ना, इट इज़ नॉट एयर टाइट। एयर डिफेंस इज़ नॉट एयर टाइट। वहाँ कोई ना कोई ज़रूर घुस जाएगा, कोई ना कोई ज़रूर घुस जाएगा। आपके घरों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, वो खिड़कियों के अंदर जालियाँ लगी हुई होती, अगर आप वो जालियाँ ही लगाए ना कभी वो एक मच्छर, एक या दो मच्छर उसके अंदर से निकल आते हैं। वो पता नहीं किस तरह निकलते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, वो निकल के आ जाते हैं। तो इस तरह आप एयर डिफेंस का जो है ना वो कर्टन भी इसी तरीके से देखें, कहीं ना कहीं निकल आएगा वो। तो उसके अंदर ये नहीं है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सही नहीं है, उसका मतलब ये है कि दूसरी साइड भी एडवांटेज ले रही है कई चीज़ों की। तो ये हुई। अब मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको दो बातें बताता हूँ, तीन बातें। एक तो उसकी हो गई, J-16 की हो गई, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की हो गई, J-16 की हो गई, और उसके बाद
मैंने आपको वो एक्सरसाइज फेक 1 के बारे में भी बता दिया, फेक 2 के बारे में भी बता दिया। और ये वो अब मुझे याद आ गया, वो जो पाकिस्तान एयरफोर्स का मैगज़ीन है ना, सेकंड टू नन है, वो मुझे याद आ गया। तो वो शुरू में मैं भूल रहा था, तो अब वो सेकंड टू नन है। उसके अंदर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप अपने अंदर एक चीज़ डेवलप करें, रिसर्च, इंडिपेंडेंट रिसर्च। ये लोग यूट्यूब के ऊपर और इधर उधर बोंगियाँ मार देते हैं कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है। ये जो होती है ना, ये बोंगियाँ होती हैं ज़्यादातर बातें, कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी। अब ये सेकंड टू नन जो है ना, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना पब्लिकेशन है। पाकिस्तान आर्मी का ना एक पब्लिकेशन है हिलाल। आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, एंड रीड बिटवीन द लाइंस, ये कह रहे क्या है, उसके अंदर बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं कि ये कह रहे क्या है। एक तो होता है ना हमारा प्रोपेगेंडा के हमारे पास हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाई मुंह तोड़ जवाब देंगे, थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है कि आप मुंह तोड़ जवाब के ऊपर क्या करने लगे। तो ये चीज़, इट इज़, ये आपको, मैं आपको अपने स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ कि यू हैव टू डेवलप दिस इनर थिंग, कि मैं सुनी सुनाई बात के ऊपर नहीं करूँगा, लेकिन कोई बंदा मुझे बात की तस्दीक करके बता रहा है कि ये मैंने यहाँ से लिया, मैंने यहाँ से लिया ओपन सोर्स से, तो खुद भी देख लें कि ओपन सोर्स से किस तरह आया है। जो बात कर रहा है उस ओपन सोर्स से आता है ना, और कोई कुछ बोल रहा होता है, अगर किसी ने कहा ना मैंने कहीं पढ़ के ओपन सोर्स से बात की है, तो उसमें पता चल जाता है कि ये कहीं से इसने देखी है बात। आप जाके देख लें। और ये सेकंड टू नन, ये हिलाल मैगज़ीन जो पाकिस्तान आर्मी का है, मुझे नहीं पता नेवी के पास कोई मैगज़ीन है या नहीं, उसमें इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि ये कह रहे क्या है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, थोड़ी वो करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि थोड़ा बैठ के ना, किताब हाथ में पकड़ के, मैगज़ीन हाथ में पकड़ के ना, प्रिंटेड मटेरियल हाथ में पकड़ के ना पढ़ें। प्रिंटेड मटेरियल में एक चीज़ होती है जो ये स्क्रीन और फ़ोन वगैरह में, मोबाइल डिवाइस में नहीं होती। उसमें ये होता है कि जब इंसान कुछ पढ़ रहा होता है ना, तो कुछ नई चीज़ आती है ना, वो पीछे जाके देखता है कि यार इसने नई चीज़ लिखी है, पीछे भी इसने इसका जिक्र किया। और जब वो पीछे जिक्र करता है ना, तो उसके नीचे उसका एक फुट नोट आया हुआ होता है। इस तरह से यहाँ एकेडमिक उसके अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं और आप उसका फुट नोट नहीं देते हैं, रेफरेंस और फुट नोट नहीं देते ना, प्रोफेसर हंसता है कि भाई आप वहाँ बैठे हुए थे, आपको किसी ने बताया है। अगर आपको किसी ने बताया ये बात, आपको बताई है ये बात, तो उसने सीक्रेट एक्ट तो नहीं तोड़ दिया उसने। तो ये प्रोफेसर देखते हैं, तो वो फुट नोट्स जो होते हैं ना, कई चीज़ों के लिए फुट नोट्स होते हैं ना, एक एक दो दो पेजेस के होते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, चौथी चीज़ से पांचवी चीज़, जिसको उलूमुल हदीस में कहते हैं। इसकी इसनाद देखते हैं ये लोग, मतन और मतन देखते हैं, फिर इसनाद देखते हैं कि कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है। और उसके अंदर उसके अंदर वो इल्मुल रिजाल देखते हैं, किसने बात की, झूठा भी था या नहीं। ओपन सोर्स के अंदर यही होता है, हवाई बातें नहीं आती, इल्हामी बातें नहीं आती। जिस तरह अभी ट्रंप ने बोला एक 60 मिनट्स के इंटरव्यू में, उसने कहा कि चीन और रूस जो हैं वो, उन्होंने जौहरी धमाके किए हैं। उसने, रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आपको किस तरह पता, उसने कहा मैं प्रेसिडेंट हूं, मुझे पता है। ठीक है, अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो बोलने दें उसको झूठ, लेकिन वो ये कह रहा है, इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पता ही है सब चीज़ों, मुझे पता है इनके इनके अंदर क्या। ठीक है, ये बहुत बड़ा उसने वो जिसका ना बहुत बड़ी उसने उसने दावा किया है कि मुझे पता है, तुम्हें तो नहीं पता ना, तुम्हें किस तरह पता है। वो तो मुझे पता है, मुझे सुबह 7:30 बजे ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस वाले मुझे 4 पेज की रिपोर्ट देते हैं मुझे, कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, वो देख लेता होगा, तो इनको पता चल जाता है।
जिस तरह कुछ दिन पहले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई ने जो बातें कर रहे थे वो बड़े धड़ल्ले से बातें कर रहे थे, और उनके धड़ल्ले से बातें से पता चलता कि ये बंदा उस पोजीशन से आया है, एसपीडी का डायरेक्टर जनरल था, वहाँ से आया है, अब ये बातें कर रहा है, इसने खुद देखा होगा, सैनिटाइज करके बातें कर रहा है, लेकिन वो खुद कह रहा था। तो इससे ऐसी चीज़ों को ना मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, वो आके अबू अबू ये देखें इफ ये क्या कह रहा है टिकटॉक पर। अब उन्होंने करना बंद कर दिया। मैं कहा टिकटॉक पर तो हर कोई बात कर सकता है, उसकी कोई सदाकत नहीं है, उसको प्रोफेसर के पास जाके वो लाल कलम से ये नहीं करेगा ये क्या लिख दिया भाई तुमने, प्लेजराइज कर दी। तो ये थोड़ी सी मैं आपको कहते ना क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हौसला दे रहा हूँ, आपको पकअप कर रहा हूँ कि पढ़ें, जाके खुद पढ़ें, देख लें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो पहले तो हो गया ये इसका मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तो बात हो गई है, अच्छी तरीके से मैंने बताई है मेरे ख्याल से। आप लोग कमेंट दीजिएगा अगर मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी है, आप बताइएगा कि आपने यहाँ ये बात बोली है, इसको एक्सप्लेन कर दें, मैं ज़रूर कर दूँगा, मैं लिख के ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगा, दूसरी बातों के ऊपर भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये हो रहा है। अच्छा, दूसरी और दो खबरें ये हैं। पहली तो खबर ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी पायलट्स और इंजीनियर्स जो थे, जो पिछले साल से शैंगहेंग गए हुए थे J-35 की ट्रेनिंग करने के लिए, वो सब वापस आ गए अपनी यूनिट्स के अंदर। मसला ये हो गया है कि उन्होंने कहा कि चाइनीज़ ने अभी उस J-35 की प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन नहीं शुरू की। क्यों नहीं की? कि जो खबरें आई हैं इन लोगों से, इंजीनियर्स और पायलट से भी आई हैं, कि चाइनीज़ ने अब उनको पाकिस्तानी जब पायलट्स आ गए, इनको पाकिस्तान एयरफोर्स के हाई कमांड को बोला कि अभी हम ये जहाज़ नहीं बना सकते, इस वजह से कि हम वी आर बिजी रीडिज़ाइनिंग द इंजन इनटेक्स J-35 का। वो कह रहे हैं कि हम उसका इंजन इनटेक जहाँ से हवा अंदर आती है ना, हम उसको रीडिज़ाइन कर रहे हैं। J-10 का भी उन्होंने इनटेक जो था रीडिज़ाइन किया था, JF-17 का भी उन्होंने इनटेक जो था ना रीडिज़ाइन किया था, अब वो J-35 का भी इंजन का इनटेक जो है ना रीडिज़ाइन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वी आर रिवाइजिंग द लैंडिंग गियर। अब लैंडिंग गियर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर को तो नहीं है, लेकिन वो रिवाइज कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो उसके अंदर दो चीज़ें हो गई, उसका वेट जो है जहाज़ का वो बढ़ा रहे होंगे, उसकी वजह से उसका जो है लैंडिंग गियर जो है आगे पीछे के जो, वो उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको ज़्यादा पुख्ता बनाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर वो कहते हैं हमने अपडेटेड इंजन कन्फिग्रेशन हो रही है उसके अंदर। उसके अंदर WS-20 का इंजन लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं। अपग्रेडेशन जो है अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या कर रहे हैं चीनी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉकपिट के अंदर भी वो काफ़ी उन्होंने चीज़ें जो है ना उन्होंने नई लगाने की कोशिश की। अच्छी बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुशैन बात है कि ये अभी अगले हफ्ते से दुबई एयर शो हो रहा है। वहाँ कैटेक जो है चीनियों की जो वो एक्सपोर्ट कंपनी जो है, और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है या PAF, ये अपना कंबाइंड डिस्प्ले एग्जीबिशन कर रहे हैं। और वहाँ पहली बार J-35 का एक मॉडल जाएगा, ऑलमोस्ट फुल स्केल मॉडल लेके आएंगे, उसकी फ्लाइट नहीं करेंगे, फुल स्केल मॉडल लेके आ रहे हैं उसका। ये देख लेंगे, देखते हैं कि क्या होता है उसके ऊपर, क्या नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात है कि अब जब से ये मई का हुआ है, अब चीनी भी उन्होंने भी क्या है, उन्होंने J-10 जो है उन्होंने 40-45 उन्होंने इंडोनेशिया को बेचे। वो कह रहे हैं कि चीनी ईरानी भी ख़रीदे हैं, ईरानी जो हैं Sukhoi 35 ख़रीदने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मार्केटिंग हो रही है उनकी बड़ी सख्त। और वो पाकिस्तानियों को इस वजह से लेके आना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने, इन्होंने बंदूक दी, पाकिस्तानियों ने उसको फायर करना शुरू कर दिया। तो इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर मार्केटिंग।
अच्छा, दूसरी आखिरी जो ख़बर ये है कि ये मैंने पहले भी बात बोली थी, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये चीनियों का जो वो Y-20 जो है, लॉजिस्टिक मीडियम टू हैवी एयरलिफ्ट का एयरक्राफ्ट जो है ना, पाकिस्तानियों ने जाके उसके अंदर अच्छी तरीके से देखने की कोशिश की है। इससे ये पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स वालों को तो पता था, लेकिन हम लोगों को भी अब पहले तो पता था। वो जो इल्यूजन 76 जो यूक्रेनियन या रशियन जो है ना, इट इज़ वेरी हाई मेंटेनेंस, वेरी हाई मेंटेनेंस। अभी जो ये फ्रान बरा के अंदर ये लोग गए थे, JF-17 को लेके गए थे, इसने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की थी। JF-17 ने तो अपने मुताबिक जो थी उसने पिट स्टॉप कर की है उसने। ये हज़रत जो थे इल्यूजन 76 जो थी ना, इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स थी। पहली तो इसका नॉइज़ डेसिबल बहुत है, तो ये जहाँ लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं ना यूरोपियन कंट्री में, उनको वो बहुत शोर करते हैं, वो फ़ाइन लगा देते कि आपके इंजन की बहुत आवाज़ है, लोग जाग जाते हैं। इसने अनस्केड्यूल 2 या 3 लैंडिंग की हैं इल्यूजन 76 ने, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। उसके अलावा C-130 जो है बहुत पुराने हो गए 60 साल पुराने हो गए कई, और ये इल्यूजन 70, तो उसके मुताबिक जो है ना, ये पाकिस्तानियों ने दे हैव मेड अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट। कई तस्वीरें मैंने कोई यूट्यूब चैनल्स थे जो कराची एयरपोर्ट के ऊपर लोग बैठे हुए वो मूवमेंट देख रहे थे एयरक्राफ्ट की, सिविलियन एयरपोर्ट के, वो गुलशन जौहर या गुलशन हदीद वगैरह, उधर उधर बिल्डिंग्स जो है ना उसके ऊपर, वो अगर आप चले जाएं तो वहाँ से आपको कराची का एयरपोर्ट नज़र आता है, दूर से नज़र आता है कि आपके पास बाइनोकुलर्स वगैरह हो तो अच्छी। तो वहाँ जो है 2 या 3 साइटिंग हुई हैं Y-20 की, 2 या 3। किसी ने मुझे बताया चकलाला में भी हुई हैं 2 या 3 साइटिंग, और ये हुई हैं पिछले 2 महीने में। वो आया है, लैंड किया है, उसने 1-2 सर्किट बना के चले गया है। एक किसी ने तो मुझे ये कहा कि वो शार फैसल पर भी उसने देखा है उसको, Y-20 को। Y-20 के अंदर खासियत ये है कि वो जो पुराने वाले Y-20s है ना, उसके अंदर ये इल्यूजन 76 का इंजन लगा हुआ है। वो है, क्या नाम है, वो रशियन जो है D-30 KP-2 इंजन लगे हैं, बहुत शोर मचाते हैं वो, एंड दे आर गैस गजलर्स। तो चीनियों ने उसकी कमर्शियल वर्जन बनाई है, WS-20 की कमर्शियल वर्जन लगे, वो उन्होंने उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। और वो द चीनी जो है, दे आर सो सेटिस्फाइड विद इट कि वो उसके ऊपर उन्होंने कॉन्सेप्चुअल दिया कि इसको एवैक्स भी बनाना है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का बनाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। चीनियों को भी बहुत ज़रूरत है इसकी। तो ये मैंने, और उसके ऊपर वो कह रहे हैं कोई Y-20B है, वो टैंकर है, एक YJ-3000 है, वो एवैक्स का है। तो ये ख़बरें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसके अलावा दोबारा ये मेरा लॉन्ग वीकेंड शुरू हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर आने वाला लॉन्ग वीकेंड है तो उसके ऊपर 1-2 प्रोग्राम्स और भी कर दूँगा। तो इसको भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सवालात पूछने ज़रूर कीजिएगा। और कई लोगों ने मुझे पिछली 2-3 व्लॉग्स में कई लोगों ने मुझे करेक्शन की है, और मैंने उनकी करेक्शंस को एक्सेप्ट किया और मैंने थम्स अप दिए। भाई मुझे सब चीज़ें नहीं पता, मुझे इल्हाम नहीं होता है चीज़ों का जैसे दूसरों को होता है। तो खैर, जब तक की इजाज़त दीजिए, आने वाले दिनों में 1-2 और व्लॉग्स कर लेंगे। मैं एक सोच रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं एक अभी जो अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, थोड़ा सियासी होगा। और वो ये नहीं है कि मैंने बैठ के ये फ़ौज को गालियाँ देनी है। एक चीज़ है कि एक सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ, वो सही नहीं है। सिस्टम के बगैर जो है ना, अगर आप सिस्टम के अंदर इंसान छेड़छाड़ी कर सकता है, इधर इनके सिस्टम में इंसान छेड़छाड़ी नहीं कर पाता, सब इलेक्ट्रॉनिक है। मैं आपको एक इसका एक बाद में मैं प्रोग्राम तब मैं डिसाइड कर लिया, मैं कर लूँगा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि किस तरह अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, हमारा किस तरह चलता है, हमारे यहाँ कहाँ खामियाँ हैं। तो ये मैं ये कर दूँगा। मैं आपको बताऊँ, ये जो अभी न्यूयॉर्क के मेयर की जो इलेक्शन हुई थी ना, 9 बजे, सुबह 7 बजे
वोटिंग शुरू हुई, 9 बजे शाम को बंद हो गई, और 10:30 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक विनर सामने आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई थी, मैं भी यहाँ करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक। आप जाके अब बैलेट अपनी आईडी दिखाएं, बैलेट बॉक्स दे, आपको बैलेट देते हैं, आपको एक बूथ देते हैं, आप जाके वहाँ बैठें, आपसे कहते हैं फ़ोन वोन नहीं लेके आएंगे आप यहाँ, आप जाके सब जिसको वोट देना आप उसके ऊपर काला वो करके आप लेके जाइए। वो जो फोल्डर में होता है, फोल्डर से निकाल के आप मशीन में डालते हैं, और मशीन जो होती है ना काउंट कर देती है फ़ौरन, और वो फिर आपसे कहते हैं कि आपका बैलेट जो है ना एक्सेप्ट हो गया, इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है। एक बंदा वहाँ बैठा होता है, आप उसको फोल्डर वापस दें, आप चले जाए। शाम को 7 बजे के बाद अगर पोलिंग बंद हो जाती है, रिजल्ट्स फ़ौरन आ जाते हैं। इसके ऊपर दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे, जब तक कि इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर दोबारा आप लोगों से मज़ीद व्लॉग के अंदर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।